आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। देखिए क्या होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस को समझने से पहले आपको 4 टर्म हैं, उन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। यदि आप उन्हें अच्छे से समझ गए तो आप मोनोटोनिक सीक्वेंस को भी आसानी से समझ जाएंगे। वो चारों टर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 4 सीक्वेंस के नाम लिख दिया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यदि आप इन चारों को समझ जाते हैं तो वही आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले समझते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। ओके, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो आपका सीक्वेंस होगा उनमें जो आपकी टर्म होगी वो इंक्रीज हो रही होगी, और वो भी कैसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर सीक्वेंस ले लेता हूँ 3, 6, 9, 12, 15, 18। देख सकते हैं इसमें जो आपकी बाद वाली टर्म है वो पहली वाली टर्म से बड़ी है, जो बाद वाली टर्म है वो पहली वाली टर्म से बड़ी है, जो बाद वाली टर्म है वो पहली वाली टर्म से बड़ी है। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यदि मैं इसे x1, इसे x2, x3, x4, x5, x6 मानूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, x1 की वैल्यू x2 से छोटी होगी, x2 x3 से छोटा होगा, x3 x4 से छोटा होगा, x4 x5 से छोटा होगा और x5 x6 से छोटा होगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझ में आया होगा। अब इसे समझने से पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग का मतलब वो क्या होता है, कम होना, वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली। मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा कि जो आपके सीक्वेंस के जो टर्म होंगे वो निरंतर कम हो रहे होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपका 9, 6, 4, 3, 1, -1। मैंने ये क्या ले लिया, आपकी एक सीक्वेंस लिया। आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहले आने वाली टर्म है वो बाद वाली आने वाली टर्म से अधिक है, मतलब बाद आने वाली टर्म कम है। देख सकते हैं बाद आने वाली टर्म कम है और पहले आने वाली टर्म ज्यादा है। यदि मैं इन दोनों में बात करूं तो बाद में आने वाली टर्म की वैल्यू छोटी है और पहले आने वाली टर्म की वैल्यू बड़ी है। यदि मैं इन दोनों में बात करूं तो बाद वाली जो टर्म आ रही है उसकी वैल्यू क्या है, आपकी कम है और पहले वाली टर्म की वैल्यू अधिक है। जबकि इसमें उल्टा हो रहा था, बाद वाला अधिक था, पहले वाला कम था, जबकि इसमें बाद वाला कम है और पहले वाला क्या है, अधिक है। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो यहां पर यदि मैं इसे x1, x2, x3, x4, x5, x6 मान लूं तो यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है कि x1 जो होगा वो x2 से बड़ा होगा, x2 जो होगा वो x3 से बड़ा होगा, जो आपका x3 होगा वो x4 से बड़ा होगा, x4 x5 से, और आपका x5 x6 से बड़ा होगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि आपका जो सीक्वेंस में जो टर्म रहेगी उनमें जो वैल्यू लिखी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी स्ट्रिक्टली। बात समझ में आ रही है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को समझ लिए, अब समझ लेते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि इसमें जो वैल्यू होगी ना वो डिक्रीज तो होगी, जैसे कि यहां हो रहा है ना, डिक्रीज हो रही, देख सकते हो x1 बड़ा है, x2 छोटा है, फिर x3 और छोटा, x4 और छोटा है, x5 और छोटा है, x6 और छोटा। तो इसमें क्या होगा, छोटा तो होगा, वैल्यू आपकी कम तो होती जाएगी, लेकिन यहां पर वैल्यूज बराबर भी हो सकती है। क्या हो सकती है, वैल्यूज बराबर भी हो सकती है ना। मतलब x1 जो होगा वो x2 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। मतलब बाद में आने वाली टर्म पहले आने वाली टर्म के या तो बराबर हो सकती है या तो उससे क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है बाद वाली टर्म। बात समझ में आ रही है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा था कि बाद आने वाली टर्म जो होगी वो पहले आने वाली टर्म से बड़ी ही होगी। देख सकते हो वाला। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि होगा वही कि जो x1 होगा वो x2 से छोटा होगा, x2 जो होगा वो x3 से छोटा होगा, x3 x4 से छोटा होगा, x4 x5 से और x5 x6 से छोटा होगा। मतलब बाद वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, पहले आने वाली टर्म छोटी होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, बराबर का निशान भी इस प्रकार से लग जाएगा।
तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि जो बाद में आने वाली टर्म है वो पहले वाली आने वाली टर्म के या तो बराबर होगी या उससे क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल इंक्रीज ही होगी वैल्यू, बराबर का चांस ही नहीं है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में वैल्यू कम ही होगी, बराबर का चांस ही नहीं है। जबकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में वैल्यूज डिक्रीज भी हो सकती है या तो बराबर भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये जो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसे हमें ग्राफ की मदद से समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हम ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार से। ओके, ये है आपका। हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि यदि ये पॉइंट क्या है, x1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट क्या होगा, x2, फिर ये पॉइंट क्या होगा, x3, फिर ये पॉइंट क्या होगा, x4। ये x1, ये x2, ये x3, ये आपका x4, चाहे तो आगे आप और बना सकते हो x5। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ। आप देख सकते हैं कि x1 से बड़ा x2 है, x2 से बड़ा x3 है, x3 से बड़ा x4 है, x4 से बड़ा x5 है, इसी प्रकार से x6 और बड़ा होते जाएगा। इस प्रकार से समझ में आ गई? तो किसका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं आपको बताता हूं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कैसा होगा। हाँ, ग्राफ देखिए, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि जो x1 होगा, ये क्या है आपका x1 है, वो x2 के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या x2 से छोटा भी हो सकता है। फिर देखिए x3 बड़ा हो गया, फिर x4 और बड़ा हो गया, लेकिन x5 इसके बराबर हो गया। ये क्या है आपका x3, ये क्या है आपका x4, ये क्या है आपका x5, और देखिए x6 फिर से क्या हो गया आपका, बड़ा। x6 क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीज में क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है या वैल्यूज आपस में बराबर भी हो सकती है। आप देख सकते हो x1 x2 बराबर है, लेकिन x3 इस x2 से बड़ा है। उसी प्रकार से x3 x4 में कौन बड़ा है, x4 बड़ा है, वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन x5 x4 के बराबर है। अब x5 से बड़ा क्या है, x6। मतलब इसमें आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि आपका जो x1 x2 x3 जो होंगे वो आपस में बराबर भी हो सकते हैं या बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से बड़ी भी हो सकती है। ये था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और ये था आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। अब दोनों में एक बात गौर कीजिएगा, वो बात क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी जो सबसे पहला टर्म होगा x1, ऑब्वियस सी बात है वो सबसे छोटा होगा। देख सकते हो इन सब में सबसे छोटा क्या है आपका, x1 है, मतलब ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यदि कोई सीक्वेंस है तो उसका जो लोअर बॉन्ड होता है, उसका जो लोअर बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका, x1 होता है। क्या होता है, उसका जो लोअर बॉन्ड होता है वो x1 होता है। मतलब जो आपकी सबसे फर्स्ट टर्म है, यदि आपको एक सीक्वेंस दे दी जाती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और पूछा जाता है लोअर बॉन्ड, कुछ मत कीजिए, जो आपका पहला टर्म होगा ना x1, वही क्या हो जाएगा, उसका लोअर बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर बॉन्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका क्या होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, उसमें भी क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी, x1 ही होगी। मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी यदि आपका ग्राफ है तो उसमें x1 ही क्या कहलाएगा, आपका लोअर बॉन्ड कहलाएगा। x1 ही क्या कहलाएगा, आपका लोअर बॉन्ड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी कि या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, उसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वही किसका काम करेगी, आपकी लोअर बॉन्ड का, क्योंकि वो सबसे छोटी होगी। आप ग्राफ में देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम खींचते हैं आपके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ और साथ ही साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का ग्राफ। ओके, तो देखिए वो किस प्रकार से आता है, या मैं आपका इस प्रकार से आपका ग्राफ खींच लेता हूं। हाँ, तो ये कैसा होगा कि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका x3, ये हो जाएगा आपका x4, ये हो जाएगा आपका x5। देख सकते हैं इसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो तो सबसे बड़ी है, लेकिन सेकंड टर्म उससे छोटी, थर्ड टर्म और उससे छोटी, फोर्थ टर्म और उससे छोटी, फिफ्थ टर्म और उससे छोटी, इस प्रकार से वैल्यूज आपकी छोटी होती जाएगी। तो यहां से समझ में आ रहा है कि जो बाद वाली वैल्यू है वो पहली वाली वैल्यू से क्या है, छोटी है। तो देख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जबकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का क्या मुझे आप बता सकते हैं? बिल्कुल, यदि ये x1 है तो चाहे तो x2 इसी के बराबर हो सकता है, x3 नीचे चला जाएगा, x4 भी नीचे चले जाएगा, x5 भी नीचे चले जाएगा,
क्या पता अगला टर्म x6 बराबर हो जाए। मतलब इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन डिक्रीज होने के साथ साथ बराबर भी आ रही है। कैसे? x1 x2 के बराबर है, लेकिन यदि हम बात करें तो x3 x2 से छोटा है, x4 x3 से छोटा है, x5 x4 से छोटा है, लेकिन x5 x6 के बराबर है। मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है और आपस में बराबर भी हो सकती है। अब यहां पर देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो सबसे पहला टर्म होगा, जैसे कि यहां पर x1 है, वो किसका काम करेगा? अपर बाउंड। क्योंकि डिक्रीजिंग में जो आपका सबसे फर्स्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। मतलब आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, उनमें जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो किसका काम करती है? अपर बाउंड का काम करती है। किसका काम करती है? अपर बाउंड का काम करती है। बात समझ में आई? अब ये तो हमने देख लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का ग्राफ, और वो होते क्या है? यदि किसी सीक्वेंस में इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी है, इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मतलब यदि कोई सीक्वेंस केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसे भी आप मोनोटोनिक सीक्वेंस कह सकते हो। यदि कोई सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो भी उसे आप क्या कह सकते हो? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हो। मतलब इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी है उस सीक्वेंस में, तो वो कौन सी सीक्वेंस कहलाएगी? आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। अब देखिए मैं एक बेसिक यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं और उस हम बेसिक एग्जांपल से सीखने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे किसी सीक्वेंस को पहचान सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई? और इन चारों में से कोई एक भी है तो वो क्या हो जाएगी? मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे मैं एक बेसिक सा ले लेता हूं आपका एक सीक्वेंस n/n+1, ये आपका n/n+1, बिल्कुल। अब ये आपका क्या है? एक सीक्वेंस दिया है, आपको पहचानना है मोनोटोनिक सीक्वेंस है या नहीं। मोनोटोनिक सीक्वेंस है या नहीं इसका पता कैसे लगा सकते हैं? या तो आप पता कर लो कि वो इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक वाले फॉर्म में है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इन चारों में से कोई एक देख लो। अब वो कैसे देखेंगे? देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सएन निकालना है। एक्सएन तो पता है क्या होता है? एनवा पद, तो सीक्वेंस में तो साफ साफ दिया एनवा पद n/n+1। इसके बाद क्या निकाल लो? xn+1। मतलब जहां जहां n है वहां n+1 रख दो, तो n के स्थान पे n+1 डिवाइड बाय, इस n के स्थान पे n+1 रखेंगे तो n+1+1, n के स्थान पे n+1+1 जैसा वैसा, +1+1 कितना हो जाएगा आपका? +2। तो देखिए x+1 कितना निकला? n+1/n+2। अब क्या कीजिए अगले पद में क्या कीजिए? xn में से, इस xn में से xn+1 को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। या आप मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ओके, अब देखिए xn की वैल्यू क्या है? n/n+1 माइनस xn+1 की वैल्यू क्या है? n+1 डिवाइड बाय n+2। ये सॉल्व कर लो इन्हें, तो एलसीएम ले लो, n+1 क्या हो जाएगा? n+2, n+2 इधर आ जाएगा तो n का इंटू n+2 से तो n² + 2n माइनस इस n+1 का इस n+1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? n² + 1 + 2n। क्या करो? माइनस के अंदर इंटू करा दो, n² + 2n माइनस n² -1 -2n डिवाइड बाय, नीचे जैसा का वैसा n+1 डिवाइड बाय n+2 कैंसिल हो, n² से n² कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, तो फाइनली -1 डिवाइड बाय n+1 डिवाइड बाय n+2। देखिए तो आपके xn माइनस xn+1 की वैल्यू कितनी आ गई? जब हमने माइनस किए तो इनको -1 डिवाइड बाय n+1 डिवाइड इंटू n+2। देखिए इस n की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो? नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 रखने पर क्या कभी ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब ये वाली वैल्यू हमेशा आपको ऋणात्मक मिलेगी। जब आप xn में से xn+1 को घटा रहे हो तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है? -1/n+1 डिवाइड बाय n+2। अब इसकी वैल्यू
कभी आपको पॉजिटिव नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर n के स्थान में आप या तो क्या रखने वाले हो, नेचुरल नंबर रखोगे ना 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, मतलब ये ओवरऑल जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको सदैव ही क्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि सामने नेगेटिव का निशान आ चुका है। मतलब जब आप xn में से xn प्लस 1 को घटा रहे हो तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब समझते हो कि आपका जो, देखिए आप यदि 2 में से 4 को माइनस करोगे तो आंसर ऑब्वियसली बात है माइनस का 2 आना है। हाँ, लेकिन यदि 4 में से 2 को माइनस करोगे तो आंसर आपका 2 आना है। मतलब यदि आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हो तो आपका आंसर माइनस में आता है। तो वैसे यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या आपकी कौन सी होगी, x+1, और छोटी संख्या क्या होगी आपकी, xn होगी। तभी तो आप जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हो तभी -1 मिल रहा है। इस एग्जांपल से समझ सकते हो। मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि xn+1 ये बड़ा है किससे, xn से। मतलब ये जो xn+1 है वो बड़ा है xn से, तभी तो घटाने पर वैल्यू ऋणात्मक आ रही है। हमें निष्कर्ष यही निकालना है। हमें क्या करना है, xn में से xn+1 को माइनस करना है और देखना कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है या वैल्यू पॉजिटिव। अब मान लो वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही होती, सपोज के लिए एक बार के लिए मान लेते हैं वैल्यू क्या आ रही होती है आपकी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या था कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। मतलब कौन सा सिनेरियो बन रहा है, ये वाला 4 - 2 वाला। देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब यदि आंसर पॉजिटिव में आता तो xn क्या होता, बड़ा होता, किससे, xn+1 से। लेकिन अभी आपका आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में, नेगेटिव में आ रहा है। मतलब आपका ये वाला सिनेरियो बन रहा है, बड़ी संख्या आपकी क्या xn+1 है, मतलब xn+1 किससे बड़ा है, आपके xn से आपका बड़ा है। बात समझ में आ रही है। अब xn और xn+1 में बड़ा छोटा कौन है, आपने तो ये हमें समझा दिए। अब हमें ये बताइए कि इनकी सहायता से हम कैसे पता करेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। देखिए मैंने क्या बताया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा आपका कि जो वैल्यूज होगी आपकी बढ़ते जाएगी। मतलब जो आपका xn+1 होगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा xn से। देखिए यहां पर आप 1 रखिए, n के स्थान पे यहां 1 रखो तो अपने आप 1+1 कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आ रही है। तो xn का मतलब ये पहली टर्म है और xn+1 मतलब xn के बाद की टर्म है। मतलब ये बाद में आने वाला टर्म है और ये आपका पहले आने वाला टर्म है। बात समझ में आ रही है। तो बाद में आने वाला टर्म बड़ा आ रहा है, पहले आने वाला टर्म छोटा आ रहा है। मतलब कि किसकी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। किसकी कंडीशन हो गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। क्या यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन कब बनती है, जब आपकी वैल्यूज इस प्रकार से क्या होती है, आपस में बराबर भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है आपका। यहाँ पर हमें साफ साफ समझ में आया कि बाद वाली टर्म मतलब xn+1 बड़ा है xn से, मतलब बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म से बड़ी है। मतलब यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और यदि ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब ये वाला सीक्वेंस क्या कहला सकता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहला सकता है। तो बात समझ में आई आपको कि यदि कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो बताइए मोनोटोनिक है या नहीं, तो आपको बहुत ही सिंपल काम है। क्या करना है, बस xn की वैल्यू तो दी ही होगी और आपको xn+1 की वैल्यू निकालना है, माइनस करना है। यदि वैल्यू फिर आप आसानी से फाइंड कर लोगे कि xn+1 बड़ा है या xn बड़ा है, उससे आप बता दोगे कि कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक की कंडीशन बन रही है। अब बताओ ये किसकी कंडीशन हो गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन में क्या होगा, xn की वैल्यू बड़ी होगी किससे, xn+1। मतलब बाद का जो टर्म है वो पहले वाले टर्म से क्या होगा, छोटा होगा। यही तो होता है ना डिक्रीजिंग में। बस इसे हम किसके फॉर्म में समझ रहे हैं, जनरल टर्म में समझ रहे हैं। x1 x2 x3 में समझते हुए जनरल टर्म xn xn+1 में समझ रहे हैं। ये है किसकी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा लो। ये हो गई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की और ये हो गई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की। बात समझ में आ रही है आपकी। तो ये वाली सीक्वेंस क्या हो गई, मोनोटोनिक सीक्वेंस हो गई। ओके, अब मैं यदि पूछूं कि इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या होगा, मुझे बताओ। ये जो आपको सीक्वेंस दी है इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर बाउंड हमने सीखे है कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है,
ये वास्तव में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब जो आपका x1 होता है, वही क्या हो जाता है, लोअर बाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है, लोअर बाउंड हो जाता है। मतलब यहाँ पे n के स्थान पे क्या रख दो, 1 डिवाइड बाय n के स्थान पे 1 रख दो, मतलब 1/2। मतलब ये जो 1/2 है ना, वो क्या है, इसका लोअर बाउंड है। तो देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस, यदि आपको पता है कि सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है, तो आप आसानी से क्या बता सकते हैं कि उसका लोअर बाउंड क्या होगा या उसका अपर बाउंड क्या होगा। तो इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या है, 1/2 है, बता दिया आपने। अब क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ मत करो, ये जो आपका n है डिवाइड बाय n+1 है, इसके आप लिमिट निकाल लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो निकालते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर भी किसका भाग लगा दो, n का, और नीचे भी n का भाग लगा दो, तो 1 + 1/n। हमने क्या किया, n यहाँ पर भी n का भाग लगा दिए, यहाँ पर भी n का भाग, तो n का भाग n में लगाएंगे तो 1 आएगा, इस n का भाग n में लगाएंगे तो 1 आएगा, इस 1 में n का भाग लगाएंगे तो 1/n आएगा। अब क्या रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं। तो जैसे n के स्थान में मैं क्या रखूंगा, इन्फिनिटी, तो 1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1 + 0 1, मतलब 1। मतलब इसकी जब हम लिमिट निकालते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। लिमिट 1 आ रही है, मतलब ये लिमिट 1 की ओर क्या क्या करेगा, टेंस करेगा, 1 की ओर जा रही है। इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो किसकी ओर जा रही है, n टेंड टू इन्फिनिटी पर 1 की ओर जा रही है। मतलब इसका जो अपर बाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड 1 हो जाएगा। मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस दी हुई है, इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और इसका क्या भी एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर सवाल उठना चाहिए कि हमने अपर बाउंड निकालने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहां पर इसलिए ऐसा किए हमने, क्योंकि आपका पहला टर्म क्या होने वाला है, लोअर बाउंड होने वाला है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें पता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा टर्म होगा वो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तीसरा टर्म उससे भी बड़ा होगा, चौथा टर्म उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट इन्फिनिटी पर देख लिए। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो आपके मोनोटोनिक सीक्वेंस है, इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है और उसकी मदद से हम कैसे अपर बाउंड और लोअर बाउंड को फाइंड कर पाते हैं। थैंक यू।